हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास चैप्टर 7। तो हमने पिछली क्लास में आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बता दिया था और उसकी कुछ कमियां बता दी थी। तो धीरे धीरे हम एक्ट स्टार्ट करेंगे। एक हो गया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक ही बार में सारे नहीं बताए थे। तो आज हम पहले पढ़ लेते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसमें कमियों को दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया जिसको अमेंडमेंट एक्ट 1781 बोला गया। ये रहा 1781। इसका मेन फोकस क्या था कि सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब आज के समय में जैसे जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में अंतर है। व्यवस्थापिका का काम अलग है, कार्यपालिका का अलग है, न्यायपालिका का अलग है। न्यायपालिका नियम नहीं बना सकती, कार्यपालिका न्याय नहीं दे सकती। उसी तरह उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, मतलब कि किसी तरह कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक सेटलमेंट स्थापित हो जाए, लेकिन ये एक्ट पूरी तरीके से फेलियर रहा। अब इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बोले तो आजाद हो चुकी थी उस समय। मतलब इतना ज्यादा पैसा आ रहा था उनके अफसर्स के पास कि वो उनके कंट्रोल में नहीं थे और कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी गवर्नमेंट से लोन ले रही थी और अफसर्स बड़ी बड़ी रिश्वतें देके पार्लियामेंट में स्थान पा रहे थे। तो इसको जब ये फेल हो गया तो इसके बाद एक नया एक्ट लाया गया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहा जाता है। इसके में क्या कुछ खास बात थी, इन्होंने क्या किया कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में टेरिटरीज, क्षेत्रों का अधिग्रहण कर रखा था, जो उनके क्षेत्र थे जहां उन्होंने किले बना रखे थे, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरी बना दिया, मतलब पोजीशन बना दिया। बोला कि जितने भी क्षेत्र तुमने जीते हैं वो अपने खुद से नहीं जीते हैं, हमने तुम्हें जो परमिशन दी थी ट्रीटीज करने की, युद्ध करने की, उसके आधार पर जीते हैं, इसलिए जो कुछ भी तुम्हारा है वो हमारा है। तो तुमको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, हमारा जो है वो हमारा है ही, लेकिन जो तुम्हारा है वो भी हमारा है। और दूसरा इनका क्या था कि पहली बार इन्होंने पोजीशन शब्द का इस्तेमाल किया था। पोजीशन मतलब अधिग्रहण, मतलब तुमने जो कुछ भी जीता है आज की डेट से वो सब हमारा हो गया। इन्होंने क्या किया था कि इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मिलिट्री जो डिसीजन थे, व्यापारिक जो डिसीजन थे, उनको अलग कर दिया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो व्यापार पर नियंत्रण रखते थे, व्यापार संबंधी नियम बनाते थे। क्यों? कंपनी के व्यापारिक नियम और मिलिट्री ट्रीटीज जो थी वो अलग अलग थी कि टैक्स कितना लगेगा या किससे युद्ध करना है, ये दोनों तरह के नियमों में बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया केवल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। अब क्या है, इस एक्ट के बाद कंपनी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गई, सबऑर्डिनेट हो गई। अब ये नियम लाए क्यों जा रहे हैं, इन नियमों का पर्पस क्या है? जैसा कि आप इस नियम से देख रहे होंगे, अमेंडमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट, इस नियम से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे पावर जो सेंटर है, शक्ति का केंद्र जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एकदम से ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी की पूरी शक्तियां छीन ली थी। ये एक्ट धीरे धीरे लाकर एक एक स्टेप वाइज स्टेप करके ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी शक्तियां छीनी गई थी। अब कंपनी इसके अधिग्रहण हो गई। ये कंपनी के लिए इतने नियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी क्या जरूरत थी। अब चाहे कंपनी इंग्लैंड की हो या इंग्लैंड कंपनी के हिसाब से शासन करे या खुद शासन करे, अंतर क्यों है? क्यों इंग्लैंड को कंपनी पर नियंत्रण बनाने की जरूरत पड़ी? उसका मेन रीजन ये है क्योंकि उस समय यूरोप की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई थी। यूरोप में वॉर चल रहा था और फ्रांस में एक नेता या फ्यूरर या शासक जिसको बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई थी जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्टा। यूरोप की पूरी परिस्थितियां बदल चुकी थी।
और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी, और उसकी जो बाकी ट्रेडिंग कंपनियां थी उनको यूरोप में इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं, 4 जुलाई 1776 को आजाद हो चुका था जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन है, सॉरी, उसके बारे में मैं आपको एक और क्लास में बताऊंगा। तो उनके जो सारे उपनिवेश थे उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के, धीरे धीरे जा रहे थे। अब उनको अपने माल को बेचना है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, वहां औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, नई नई वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई थी, आविष्कारों का जन्म होने लगा था। अब जब आविष्कारों का जन्म होगा, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होगी, नई नई मशीनें आएंगी, तो उत्पादन बढ़ेगा। अब उत्पादन बढ़ेगा तो उस उत्पादन को बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता है। अब वो बाजार कहाँ से डेवलप होंगे? वो बाजार डेवलप होंगे अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, पूरी दुनिया में उन्होंने बाजार डेवलप करने की कोशिश करी। अब बाजारों पर नियंत्रण किसका था? बाजार पर नियंत्रण था इंडिया में या एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब धीरे धीरे इसीलिए शक्ति जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ ले ली। ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट बता दिया था। परमानेंट सेटलमेंट के बाद एक और व्यवस्था आती है जिसको महलवारी और रैयतवारी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले रैयतवारी का मतलब समझ लेते हैं। रैयत का मतलब होता है प्रजा, जहां पर कोई बड़ा जमींदार सामंत नहीं होता है टैक्स कलेक्शन के लिए। वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसान को ही या मजदूर को ही, किसान को ही जमीन का मालिकाना हक दे दिया। बोला कि तुम ही जमीन के मालिक हो। ये स्थिति कहां पैदा हुई थी? जब यूरोपियन साउथ इंडिया में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं है जो टैक्स कलेक्ट करता हो, करों का निर्धारण करता हो। तो उन्होंने क्या किया कि किसानों को ही वहां जमीन का मालिक मान लिया और उनसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करते रहे। और महलवारी का मतलब क्या होता है? महल मतलब गांव। जब ये पंजाब में इन्होंने ये व्यवस्था लगाई तो महल मतलब कि गांव का जो प्रमुख था, सरपंच जिसको बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, उसको ये जिम्मेदारी दे दी कि वो पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट करेगा कृषि का और वो हमको जमा करेगा। ये दो व्यवस्थाएं लाई गई थी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, कर में बढ़ोतरी हो और उनके पास पैसा है। अब हम चलते हैं, जैसा कि हमने ये बता दिया, अब हम धीरे धीरे एक एक करके मराठाओं के बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये हुई थी 1775 से 1782। अब ये जैसा कि मैंने आपको प्लासी के युद्ध के समय या पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद की स्थितियों के बारे में बता दिया था। अब पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे और अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि हिंदुस्तान पर मराठा शासन नहीं करेंगे। यही स्थिति 1680 में औरंगजेब के भी सामने आई थी, जब औरंगजेब ने इनको बुरी तरीके से हराया था। तो इन्होंने क्या किया, जब माधवराव होलकर मराठा पेशवा थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है 1772 के लगभग, तो अब उस समय कोई ताकतवर पेशवा बचा नहीं था। तो उस समय कौन था? उस समय रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। रघुनाथ राव का नाम आपने सुना होगा मूवी पानीपत में। वो सदाशिव राव के एकदम जस्ट अपोजिट थे। सदाशिव राव जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है, वो हमेशा सदाशिव राव के अपोजिट में इसलिए रहते क्योंकि उनको पेशवा बनना था। लेकिन पेशवा नाना साहब ने उनको पेशवा उस समय नहीं बनने दिया क्योंकि वो जीवित थे। अब रघुनाथ राव निरंकुश हो गए। अब वो चाहते थे कि वो पेशवा बने, इसलिए, और बाकी लोग उनको पसंद नहीं करते थे। तो रघुनाथ राव ने क्या किया कि एक ट्रीटी साइन कर ली बंबई प्रेसिडेंसी के साथ।
और जैसा कि आपको पता है कि एक्ट 1773 के एक्ट के अनुसार बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में कर दिया गया था, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस में ये अपनी वो कर सकते थे, मतलब कोई भी संधि कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ एक संधि करी जिसमें अपने आप को इनके अधीन मान लिया, और जिसको आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सहायक संधि का एक छोटा रूप मान सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इनको पेशवा मान लिया और इनको सुरक्षा का वचन दिया। इसको सैलसेट की संधि भी बोला जाता है। अब क्या हुआ कि अब ये पेशवा बन गए तो इन्होंने अंग्रेजों को बंबई में कुछ रियायतें दे दी। तो उसके बाद बाकी के जो मराठा थे वो इनसे क्रुद्ध हो गए और इन्होंने इस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया और अंग्रेजों पर चढ़ाई कर दी, जिसमें मुख्य रूप से नाना फडणवीस, जिनको बोलते हैं नाना फडणवीस ही एक ऐसे पेशवा थे पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जिन्होंने मराठों के उत्थान में संपूर्ण प्रयास किया था। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा राज्य को एक साम्राज्य बनाने का जो इनका स्वप्न था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब बाकी के सभी मराठा मिल गए और रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार कर दिया और पूना पर चढ़ाई कर दी। तो अब संधि हो रखी थी तो अंग्रेजों को इनकी रक्षा का वचन दे रखा था। बंगाल प्रेसिडेंसी ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी ने बोला कि यह संधि मेरी आज्ञा के बिना की गई है, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। अब एक अंग्रेज से संधि करो तो दूसरा बोलता है कि ये मुझसे नहीं पूछा, और दूसरे से करो तो पहला बोलता है मुझसे नहीं पूछा। तो अंग्रेजों को इसका एडवांटेज मिला कि वो युद्ध में किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं करते थे। ये ही जो मानसिकता है, इसी मानसिकता के कारण भारत हजारों वर्षों तक गुलाम रहा, क्योंकि युद्ध के मैदान में भी भारतीय सभी नियमों और एथिकल वैल्यूज का समर्थन करते थे और पालन करते थे। जैसा कि आपको पता है कि ऐसा बोला जाता है कि भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करेंगे, निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, बच्चे पर वार नहीं करेंगे और महिलाओं पर वार नहीं करेंगे। अगर कोई शत्रु समर्पण कर देता है तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज और मुस्लिम शासक इन नियमों का पालन नहीं करते थे। उनका मतलब ये था कि हमें युद्ध जीतना है, चाहे सोते हुए पर भी वार करना पड़े। यही हुआ अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों ने भी यही, जहां उन्होंने देखा हमको फायदा हो सकता है, उन्होंने ट्रीटी तोड़ दी। जैसे मैसूर में हैदर अली के साथ ट्रीटी तोड़ दी और मराठाओं के साथ रघुनाथ राव के साथ जो ट्रीटी हुई थी वो तोड़ दी। अब क्या हुआ कि सेना लेकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी पुणे पर चढ़ गई और मराठाओं के साथ पहला युद्ध हुआ। अब ये युद्ध इतना भीषण हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी नाना फडणवीस और मराठाओं ने मिलकर बुरी तरीके से इनको पराजित किया और संधि करने के लिए विवश कर दिया। अब इनकी जो संधि थी वो 1779 में वडगांव की संधि के नाम से फेमस हुई और सालबाई में भी संधि हुई। कई युद्ध हुए थे, देवगांव, सैलसेट, सालबाई, ऐसे करके कई संधियां टुकड़ों में की गई। तो जो फाइनल संधि थी वो की गई थी 1782 में। तो इसके आधार पर मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में शांति स्थापित हो गई। अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि मराठाओं से अभी युद्ध की स्थिति नहीं पैदा हुई है। मराठे कमजोर हुए हैं, लेकिन अभी भी इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि अपने क्षेत्र को हमारी झोली में डाल दें। इन्होंने मराठाओं के कमजोर होने का इंतजार किया और जब तक नाना फडणवीस की मृत्यु नहीं हो गई तब तक मराठाओं से वॉर नहीं किया। इन्होंने मराठाओं से ध्यान हटा लिया। इन्होंने मराठाओं को वचन दिया कि हम आपके राज्य या आपके साम्राज्य या आपके क्षेत्र में किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेंगे, बदले में आपको भी हमारी सहायता करनी पड़ेगी। तो इन्होंने मराठाओं का इस्तेमाल किया मैसूर के अगेंस्ट में। हैदर अली जानता था ये बात। हैदर अली ने मराठाओं को अपनी तरफ कर लिया, निजाम को अपनी तरफ कर लिया। उस समय षड्यंत्रों का दौर चल रहा था और वही एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था जब हिंदुस्तानी कूटनीति में फेल हो गए। हिंदुस्तानियों को यह समझना चाहिए था कि ये भारतीय उपमहाद्वीप, चाहे मराठे हो, चाहे हैदराबाद का निजाम हो, चाहे मैसूर हो, चाहे मुगल साम्राज्य हो,
चाहे बंगाल हो, सबको मिलकर एक कॉमन एनिमी के एक लौते शत्रु के खिलाफ हथियार उठाने थे, लेकिन एक संघ बनाने में ये सभी फेल रहे और धीरे धीरे पहले मराठा कमजोर हुए तो मराठा मारे गए, मैसूर कमजोर हुआ तो मैसूर प्रताड़ित हुआ, फिर बंगाल, अवध, ये सभी धीरे धीरे एक एक करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।